Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting session. जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक रेगुलेटरी एस्पिरेंट हो या एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आरबीआई वेबसाइट या सेबी वेबसाइट या इनसे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट होते हैं और उन्हीं डेवलपमेंट्स को थोड़ा एनालिटिकल वे में नई तरह से प्रेजेंट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आऊँ या एक प्लेलिस्ट लेके आऊँ जिसका नाम है फाइनेंस टॉक बाय वीर सर। तो उसी में इस तरह के सेशंस हम कवर करते हैं और आज का जो सेशन है वो भी अगेन बहुत रेलेवेंट है विच इज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस। तो उसके बारे में हम बात करेंगे जिनसे जो आईपीओ का जो लिस्टिंग रूल्स थे वो यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, तो क्या वो चेंजेस हैं, क्या उनका इंपैक्ट होगा, तो वो सभी कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। देखो आपका ये लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके लाइक के ही थोड़ा सा आगे हाइप का बटन भी होता है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दिया करो ताकि इस वीडियो की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके, है ना। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। इसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो इसमें आपको मेरी वीडियोस का अपडेट भी मिल जाएगा। मोर ओवर मैं अगर आप एक रेगुलेटरी या बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो मैं आपके लिए बहुत सारा फ्री कंटेंट भी इसमें प्रोवाइड करता हूँ, तो वो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या ये न्यूज़ है, व्हाट आर द बिग चेंजेस इन दी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस। देखिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट क्या है या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। देखिए जो भी हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि इक्विटी ले लेते हैं जिसको हम सिंपली शेयर्स बोलते हैं, तो शेयर्स में ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग क्या रूल्स होते हैं, उसी तरह बॉन्ड्स वगैरह की लिस्टिंग होगी, ट्रेडिंग होगी तो किस तरह से होगी, वो रूल्स जो फ्रेम किए जाते हैं वो फ्रेम अंडर दिस एक्ट ही किए जाते हैं। तो उसी एक्ट के रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पे कुछ किए गए हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस में। तो क्या वो चेंजेस हैं, अभी अगर आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक लेटेस्ट गजट पब्लिश किया है मार्च 13, 2026 को, सेबी की वेबसाइट पे आपको मिल भी जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप सेबी या आरबीआई की वेबसाइट फॉलो कर रहे हो तो आपको कंप्लीट फाइनेंशियल सेक्टर की काफी कुछ अपडेट्स ऑलमोस्ट आपको मिलती रहेंगी और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। इसके अलावा अगर आपको डेडिकेटली किसी एग्जाम के रिगार्डिंग इनका कंटेंट चाहिए तो देखो यहाँ पे मेरा एक पेड कोर्स भी है जिसका नाम है आरबीआई मंत्रा। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आरबीआई और सेबी की वेबसाइट की डेडिकेटेड कवरेज, इवन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो कंटेंट होता है पीआईबी पे या न्यूज़पेपर पे, वो आपको इसी बैच के अंदर मिलेगा। इस बैच के 2 सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं, एक है 6 मंथ, सपोज आपका कोई एग्जाम इमीडिएट विद इन 6 मंथ है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए कंटेंट चाहिए तो फिर आप 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन में एनरोल कर सकते हो। प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं, 6 मंथ्स की जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ के आसपास होगी और जो 15 मंथ्स का है उसके 1500 के आसपास की प्राइस होगी। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, अगर आपको एनरोल करना है, डेडिकेटेड कंटेंट विद पीडीएफ नोट्स एवरीथिंग यहां पे आपको मिलेगा। एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581, है ना। ऐप के थ्रू एनरोल करोगे तो प्राइसेस सस्ती रहेगी और सेल्स टाइम पे और भी अच्छी प्राइसेस आपको मिलेंगी, है ना। तो ऐप का होना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आते हैं न्यूज पे, है ना। एक जनरली जो बच्चों के मन में आता है कि जैसे पब्लिक कंपनीज क्या होती हैं, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं, तो कई बार बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है। नॉर्मली जब वो पब्लिक कंपनी समझते हैं तो उनको क्या समझ में आता है, उनको समझ में आता है गवर्नमेंट कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, पीएसयूज टाइप, है ना, क्योंकि उनके नाम में भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो एक्चुअली यहाँ पे जब हम फाइनेंशियल मार्केट के टर्म्स में पब्लिक कंपनीज या पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो लेमन टर्म में वैसे तो इन दोनों टर्म में भी डिफरेंस है। पब्लिक कंपनी जो पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करना चाहती हैं, या पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर चुकी हैं। तो वैसे तो इनमें भी डिफरेंस है, लेकिन लेमन के टर्म्स में हम ये मानते हैं कि जो कंपनी अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करके पब्लिक को ऑफर करती हैं तो उनको हम पब्लिक कंपनी या पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज बोल सकते हैं लेमन के टर्म में, है ना। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इनमें क्या चेंजेस आए हैं कि देखिए जो रूल्स थे कि जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो पहली चीज वो अपनी कितनी शेयर होल्डिंग मिनिमम पब्लिक को ऑफर करेगी, वहां पे एक चेंज किया गया है। सपोज किसी प्रमोटर के पास ओनरशिप थी पहले 100%, है ना। अब जब वो शेयर को पब्लिक को ऑफर करेगी, मतलब वो अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करेगी, तो वो मिनिमम पब्लिक ऑफर कितना लेके आएगी, है ना। मिनिमम पब्लिक ऑफर कितना लेके आएगी, तो पहले ये रूल होता था कि मिनिमम डाइल्यूशन शुड बी 5%। अब इस रूल को यहां पे चेंज कर दिया गया है, इट हैज टू बी मिनिमम 2.5%, ठीक है। और एक और रूल होता था, वो ये होता था कि ये तो जब एक सिंगल टाइम में आप लिस्ट कराओगे तब ये रूल होता था। और एक और रूल होता था कि क्या है कि अगर कंपनी कोई भी लिस्टिंग के लिए जाती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्हें अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट करना होता था मिनिमम 25%। मतलब सपोज ये जो ओनरशिप इन्होंने फर्स्ट आईपीओ में
5% से डाइल्यूट की अगर हम इसको देखें तो प्रोमोटर्स के पास कितना स्टेक हो गया 95% और पब्लिक के पास कितना हो गया विच इज 5%, है ना। तो इसको डाइल्यूट करना होता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू 75% एंड दिस हैज टू बी डन टू 25% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसा क्यों किया जाता है, ये रूल क्यों है? ये रूल इसीलिए है कि अगर आप किसी कंपनी को पब्लिक कंपनी बोल रहे हो तो पब्लिक का उस कंपनी में एक ओनरशिप में एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इससे क्या होता है, सपोज कहीं पे अगर प्रमोटर का ओनरशिप ज्यादा होगी, सपोज 90-95%, तो उनके जो मेलिशियस इंटेंशंस अगर हैं बाई चांस, तो वो एक कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वहां पे इंप्रूवमेंट आएगा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन वहां पे बढ़ जाएगा, है ना। तो दिस वाज द रीजन, है ना। अब ये एक बार में ही नहीं कराया जाता कि यार आप एक ही बार में बोलो कि 25%, क्योंकि इससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। सडनली आप इतना सारा पैसा जब मार्केट से उठाओगे तो आपको मार्केट में फेयर प्राइस भी नहीं मिलेगा। आपकी सप्लाई तो बहुत ज्यादा है और आपको फेयर प्राइस नहीं मिलेगा, खासकर इन केस ऑफ लार्ज कंपनीज, है ना। तो क्या होता था कि छोटी कंपनीज में बोला जाता था कि आप जो है इमीडिएट जो है आप ये वाला क्राइटेरिया मीटअप करने की कोशिश कीजिए, और जो बड़ी कंपनीज होती थी उनके केस में बोला जाता था कि आप इसे विद इन अ टाइम फ्रेम अचीव कीजिए। तो इस बेसिस पे कंपनी को 3 कैटेगरी में बांटा जाता था। पहली वो कंपनी जिनका पोस्ट इशू कैपिटल 1600 करोड़ है। अब पोस्ट इशू मार्केट कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मार्केट कैप इज इक्वल टू द शेयर प्राइस, तो शेयर प्राइस आपकी लिस्टिंग के बाद जो शेयर प्राइस चल रही है मल्टीप्लाइड बाय फ्रीली फ्लोटिंग शेयर्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय फ्री फ्लोटिंग शेयर्स, जो कि शेयर्स फ्रीली अवेलेबल है। लॉक इन वाले शेयर्स हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते जो प्रमोटर के पास है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मार्केट कैप आता था। अब ये मार्केट कैप अगर 1600 करोड़ से कम है तो इसको बोला जाता था आपको इमीडिएटली अपना ये 25% जो डाइल्यूशन है ये करना होगा। 600 करोड़ से 4000 है तो थोड़ा सा टाइम दिया जाता था, वहीं 4000 से 1 लाख है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे दिया जाता था। तो एक तो चेंज आया है कि आप जब इनिशियल डाइल्यूशन करोगे तो मिनिमम पब्लिक ऑफर जब आप करोगे वो उसका रूल होता था पहले 5%, अब इसको कर दिया गया है 2.5%। और तीसरा, ये जो कैटेगरीज होती थी, ये 3 कैटेगरी जो होती थी, अब इसको चेंज करके 6 कैटेगरीज में बांट दिया गया है और रूल्स में भी थोड़ा चेंजेस किया गया है कि किस टाइमलाइन के हिसाब से आप जो है अपनी जो शेयर्स की ऑफलोडिंग है वो करोगे, है ना। तो चलो अब देखते हैं किस तरह के जो ग्रेडिंग है वो यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखो पहले 3 कैटेगरी होती थी, अब इसकी 6 कैटेगरीज यहाँ पे बना दी गई हैं। 6 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी, अगर आपका पोस्ट इशू कैपिटल 1600 करोड़ से कम है, पोस्ट इशू दोबारा मैं बता रहा हूं कि लिस्टिंग के बाद अगर आपकी मार्केट कैप 1600 से कम है, 1600 करोड़ से कम है, तो ऐसे केस में आपको मिनिमम पब्लिक ऑफर करना होता है 25%, ठीक है, 25% आपको करना होता है इमीडिएट, ठीक है। तो छोटी कंपनी में, बिकॉज देखो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, जब हुंडई का आईपीओ आया था, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आई थिंक दे हैव डाइल्यूटेड अराउंड 7.5% स्टेक, जो मुझे याद आ रहा है, और दे वर आस्किंग अराउंड 16,000 करोड़, 16,000 करोड़, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने जब इतना पैसा मांगा तो थोड़ा सा, बिकॉज लिक्विडिटी ज़्यादा थी, तो लिस्टिंग थोड़ी लोअर साइड हुई, है ना। तो कंपनी को मतलब उतना फेयर वैल्यू नहीं मिला। वहीं अगर हम बात करें सडनली, अगर आप देखो ये 25% होता, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, यानी कि 50,000 करोड़ के आसपास अगर वो मार्केट से पैसा रेज करते, इतनी ज़्यादा सप्लाई, देखो इट्स अ सिंपल गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टर्स को फेयर प्राइस मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, उतनी ही लो लिस्टिंग होगी, है ना। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो फेयर प्राइस इन्वेस्टर्स को मिलना ईजी नहीं होता। तो इसीलिए छोटी कंपनी के केस में जो है आप ज़्यादा ऑफलोडिंग कर सकते हो, बड़ी कंपनी के केस में नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहां पे बोला गया कि 1600 करोड़ के केस में आप मिनिमम पब्लिक ऑफर करो 25%। वहीं अगर कोई कंपनी जिसका पोस्ट इशू कैपिटल हो सकता है 1600 से 4000 करोड़ के बीच में, तो उनके लिए मैंडेटरी रूल है कि उन्हें मिनिमम शेयर जो ऑफलोड करने पड़ेंगे वो होंगे 400 करोड़ वर्थ। यानी कि आप देखो, अगर आप 400 इसका कैलकुलेट करोगे 1600 का, यानी कि 25%, और इस केस में अगर कैलकुलेट करोगे तो 10%, यानी कि 10 से 25% तक आप अपनी इक्विटी ऑफलोड करोगे। वहीं अगर कंपनी का पोस्ट इशू कैपिटल अगर 4000 से 50,000 के बीच में है, तो आपको मिनिमम पब्लिक ऑफर करना होगा इन अ सिंगल इशू 10%। सिमिलरली 50,000 से 1 लाख के बीच में तो 1000 करोड़ प्लस मिनिमम 8%, जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन निकल के आएगी, ठीक है।
तो इसी तरह से जो है यहाँ पे ये 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब आप इन्हें अगर कैलकुलेट करोगे, है ना, तो हर केस में ये दे आर मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम 2.5%। आप अगर कैलकुलेट भी करना चाहो तो भी निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। इवन यहाँ पे फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं कि जैसे जो कंपनी 1600 से 50,000 करोड़ के बीच में है, जो इनिशियली 10% या 15% शेयर्स ऑफलोड कर रही है, लेकिन उन्हें टारगेट तो अचीव 25% का ही करना है। तो अगर आपकी पोस्ट इशू कैपिटल इस रेंज में है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने सुना होगा आई थिंक फिजिक्स वाला का, जो मैं देखो एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, मतलब मार्केट कैप के। तो उनका जो लिस्टिंग के टाइम आई थिंक जो कैपिटल था वो 30,000 करोड़ के आसपास था। अभी जितना भी है आई एम नॉट श्योर बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, है ना। तो उन्हें फर्दर अपने शेयर्स यहाँ पे ऑफलोड करने होंगे विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि उन्हें अपनी ओनरशिप फर्दर डाइल्यूट करनी होगी इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसी और भी कंपनीज हैं जिनकी सपोज मार्केट कैप इस रेंज के बीच में है, तो उन्हें 5 साल का टाइम दिया गया है। तो जैसे जैसे कंपनी का साइज बड़ा होता जा रहा है, अगेन द सेम रीजन, डिमांड एंड सप्लाई, उस हिसाब से कंपनीज को ज्यादा टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप पोस्ट लिस्टिंग 1 लाख करोड़ से ज्यादा होती है, तो इनिशियली अगर वो 15% से कम ओनरशिप ऑफलोड कर रही है, ठीक है, तो 15% तक उन्हें ऑफलोड करना होगा इन ए टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और 25% तक ऑफलोड करना होगा इन ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और अगर वो 15% से ज्यादा ऑफलोड कर रही है एक सिंगल इशू में, तो उन्हें 25% अचीव करना होगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये जो है ये दीज आर द कंप्लीट गेम चेंजर्स रिगार्डिंग आईपीओ। कि आईपीओ तो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें आपको मिनिमम ओनरशिप डाइल्यूट अब करनी होगी 2.5%, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्ट इशू मार्केट कैपिटल, अब वो आपको इमीडिएटली 25% अचीव करना होगा। वो मतलब डिपेंडिंग, क्योंकि देखो क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे सर इस केस में अब कोई कंपनी 2.5% कर रही है तो वो इमीडिएटली 25% कैसे कर देगी। तो देखो आपको आइडिया होता है कि आपकी लिस्टिंग के बाद, क्योंकि आपने जो शेयर्स इशू किए हैं, है ना, सपोज किसी कंपनी ने शेयर की प्राइस बोली है 100 से 125 के बीच में, दे हैव आस्क्ड फॉर लिस्टिंग, तो दे हैव एन आइडिया कि यार अगर इससे नीचे भी लिस्ट होते हैं, सपोज 90 रुपीज पे भी होते हैं, तो 90 मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू मार्केट कैप आइडिया। तो आप अकॉर्डिंगली 25% इशू करोगे इन दी आईपीओ इटसेल्फ, ठीक है। वहीं अगर थोड़ी बड़ी कंपनी है तो फिर आप अकॉर्डिंगली 10% करोगे या 15% करोगे, वो डिपेंडिंग कि आपको कितना टाइमलाइन यहाँ पे दिया गया है। आई थिंक आपको ये आइडिया क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो एक बार मैं आपको समराइजेशन दे देता हूं क्या चेंजेस किए गए हैं। एक तो चेंज यही है कि जो मिनिमम पब्लिक ऑफर पहले 5% का होता था, अब उसको रिड्यूस करके 2.5% कर दिया गया है कि एक बार में आप मिनिमम इतने ऑफलोडिंग करोगे। दिस इज जस्ट टू गिव लार्ज कंपनीज अ स्पेस कि उन्हें ज्यादा लिक्विडिटी इमीडिएटली डाइल्यूट ना करनी पड़े, है ना, और उन्हें उनके इन्वेस्टर्स को एक फेयर वैल्यू मिल पाए। दूसरा, इसको जो 2.5% उन्होंने मिनिमम पब्लिक ऑफर एक लिस्टिंग के टाइम पे किया है, ओवरऑल ओवर द ईयर्स इसको डाइल्यूट करना होगा 25%। अब इसके रिगार्डिंग कंपनीज की कैटेगरीज पहले जो 3 होती थी, अब उनको 6 बना दिया गया है, और उसके हिसाब से उनको टाइमलाइंस दी गई हैं कि आपको इतनी टाइमलाइन में अपनी जो पब्लिक ओनरशिप है उसको 25% तक लेके जाना होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या सर हमें ये सारी टाइमलाइंस याद रखनी होगी? तो आई वुड सजेस्ट कि एक रफ आइडिया रखो कि कौन कौन सी ग्रेडेड स्ट्रक्चर है, किस किस तरह की कंपनी है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ये मुझे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है, ठीक है। बाकी मिनिमम पब्लिक ऑफर नॉर्मल बैंक एग्जाम्स वगैरह में तो मुझे लगता है कि बाई चांस बस पूछेगा तो ये रेगुलेटरी एग्जाम्स में कि मिनिमम पब्लिक ऑफर अब कितना होता है 2.5% का, उतना ही पूछेगा, लेकिन आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है ना। तो आई थिंक आपको आज के सेशन का जो कंप्लीट एसेंस था वो समझ में आया हो। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मेरे को रीच आउट कर सकते हो। तो इसी के साथ में सेशन कर रहा हूँ रैप अप। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ के साथ। एंड दोस्तों लाइक कर दो, हाइप करना ज़रूरी है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रीच आउट हो सके ऑडियंस को, है ना। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।